हम लोग स्टेप बाय स्टेप देख सकें आज हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, क्या कवर कर रहे हैं। तो होपफुली आप लोगों ने जब आप लोग गिटहब पे गए होंगे, गिटहब पे जो 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 ट्यूटोरियल अवेलेबल है सोलिडिटी का, उसमें लास्ट टाइम तक हम लोगों ने जो स्पेशल वेरिएबल्स थे उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। होप आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। आपको अगर आगे कुछ चीज़ों को ग्रैब करना है, मैं तो आपको जो नेक्स्ट लेवल पे आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ वो आपको हलवा करके आपको इंशाल्लाह समझाऊंगा, लेकिन आपको ये चीज़ें ग्रैब करनी बहुत ज़रूरी है, इसकी नॉलेज लेनी ज़रूरी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब आप कॉन्ट्रैक्ट्स पे काम करेंगे, डिफाई के अंदर काम करेंगे, तो ये आपको स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर आपको चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी, ये वेरिएबल्स। अब मैंने आपको जैसे लास्ट टाइम बोला था कि आप फंक्शन इसके अंदर आप स्टडी करके आइएगा, तो फंक्शन के अंदर आप लोगों ने डेफिनेटली इसको कवर किया होगा कि फंक्शन की डेफिनेशन उसमें क्या है, उसके सिंटैक्स किस तरह डिफाइन होता है, उसकी एग्जांपल वगैरह आपको सब क्लियरली दी हुई है कि क्या क्या कौन कौन से फंक्शंस अवेलेबल हैं, फंक्शंस को किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह कौन कौन से फंक्शंस के स्कोप्स हैं, तो वो सारा आपको इसमें डिटेल के अंदर दिया हुआ है। तो आप इसके अंदर अगर फॉर एग्जाम्पल इसको आप पूरे को पूरे फंक्शन को कॉपी करके पेस्ट करते हैं, तो और इसको आप रन करेंगे तो आप स्टेप बाय स्टेप ट्रिगर्स आप चेंज करेंगे तो आपको खुद ही समझ में आने लगेगा कि ये फंक्शन एग्जैक्टली रिटर्न क्या कर रहा है और काम किस तरीके से कर रहा है। ठीक है जी। तो इसी तरीके से सारी एग्जांपल्स दी हुई हैं आपको, आपने यकीनन इस फंक्शंस को डिटेल में अपने लेवल पे देखा होगा। इसी तरीके से फंक्शंस के कुछ मॉडिफायर्स हैं, ठीक है, कि फंक्शंस के मॉडिफायर किस तरीके से काम करते हैं, उसके स्टैंडर्ड्स क्या हैं, वो सारे इसके अंदर एक्सप्लेन किए हुए हैं वन बाय वन। अच्छा, इसके अलावा फिर आपके पास फंक्शंस को, व्यू फंक्शंस क्या होते हैं, प्योर फंक्शंस क्या होते हैं, ये इसमें डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है बेसिकली। एंड फॉलबैक फंक्शन है, फंक्शन ओवरलोड किस तरीके से काम करता है, तो ये सारी फंक्शंस की डिटेल आपको अवेलेबल है इस वाली सॉलिडिटी की इस ट्यूटोरियल के अंदर, जो कि आप इसमें एक्सप्लोर करके इसको देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब मैं अपने मेन टॉपिक की तरफ आना चाहूँगा। मेन टॉपिक हमारा ये था कि हम लोगों ने आज ERC20 को डिटेल में डिस्कस करना था और उसकी इम्प्लीमेंटेशन बेसिकली करनी थी स्पेसिफिकली ERC20 के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, अभी मैं एक्सप्लोरर पे हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं मुझे एक फेमस लाइब्रेरी है ज़ेपलिन। ज़ेपलिन का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है स्पेशली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। इसमें इसलिए इसको यूज़ करते हैं कि ये ऑडिटेड लाइब्रेरी होती है और ऑडिटेड कोड होते हैं। इसके अंदर आप कोई भी कोड इसका यूज़ करते हैं तो वो उसमें आपको जो नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर है वो ऑटोमेटिकली बिल्ट इन हुआ होता है। ज़ेपलिन गिटहब, मैं ज़ेपलिन गिटहब लिखता हूँ तो मेरे पास ज़ेपलिन के कॉन्ट्रैक्ट, इसमें मैं इस तरीके से नहीं लिखता। ओपन ज़ेपलिन। अच्छा, जब आप ओपन ज़ेपलिन को सर्च करेंगे तो आपको गिटहब का ये पेज ओपन अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पे आपको ओपन ज़ेपलिन के कॉन्ट्रैक्ट्स, ओपन ज़ेपलिन के अपग्रेड्स और ओपन ज़ेपलिन के टेस्ट हेल्पर्स, इथरनॉट और ऑसम ज़ेपलिन के जितने भी लाइब्रेरीज हैं वो सारी अवेलेबल होती हैं। आज हम लोग जो जिसको चीज़ को डिस्कस करेंगे उसमें है कॉन्ट्रैक्ट्स। ओपन ज़ेपलिन के अंदर जब कॉन्ट्रैक्ट्स पे जाएंगे तो वो कंप्लीट आपका सोर्स कोड का फोल्डर अवेलेबल है, जिसमें ऑडिट्स है, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, डॉक्यूमेंट हैं, हार्ड हैट के अंदर किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होनी है, माइग्रेशन, स्क्रिप्ट्स हैं, टेस्ट हैं। जो हम लोग जिस कोड को डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रैक्ट्स पे जाएंगे और कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर टोकन पे जाएंगे हम लोग। अच्छा, जैसे ही हम लोग टोकन पे जाते हैं तो हमारे पास बेसिकली 4 किस्म के मेन स्टैंडर्ड टोकन्स अवेलेबल होते हैं। ERC20, ERC721, ERC777 और ERC1155। जो मेनली जो लोग यूज़ कर रहे होते हैं वो 3 ऊपर के 3 टॉप्स हैं। जो ERC1155 है और ERC721 है वो हम लोग NFTs के लिए यूज़ करते हैं,
और ERC-20 हम लोग यूज करते हैं, और ERC-777 हम लोग यूज करते हैं टोकन्स के लिए। टोकन्स मतलब क्रिप्टो करेंसी हम लोगों को क्रिएट करनी होती है, तो हम लोग इसको यूज कर रहे होते हैं। तो ERC-777 इतना फेमस हुआ नहीं है, इसको बहुत कम ही लोग यूज कर रहे होते हैं, और इसका जो कोड है वो भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है, तो इसीलिए ज्यादातर फोकस करते हैं लोग ERC-20 को के ऊपर काम करने में। जब आप ERC-20 के ऊपर जाएंगे फोल्डर के अंदर, तो इसके अंदर कंप्लीट आपको सोर्स कोड अवेलेबल है स्टैंडर्ड टोकन का, जिसको आप इजीली कस्टमाइज कर सकते हैं अपने लेवल के ऊपर। अब मैं जैसे ERC-20 के ऊपर गया हूँ, ERC-20.sol, तो इसका मतलब है ये सॉलिडिटी फाइल है। इसके ऊपर जब मैं जाता हूँ तो मेरे पास पूरा कंप्लीट कोड अवेलेबल हो जाता है कि ERC-20 का ये पूरा कंप्लीट कोड है। अच्छा, अब आप ये देखें कि इस ERC-20 का जो ये कोड है, इसके अंदर आपको कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन के साथ पूरा कोड लिखा हुआ है। यानी ये जो मेरे पास ERC-20 का जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों यूज हो रहा है, इसकी कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है इसमें। ये लाइक अगर मैं ERC-20 की बात करता हूँ, इसकी एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि दिस इम्प्लीमेंटेशन इज एग्नोस्टिक टू द वे टोकन्स आर क्रिएटेड. This means that a supply mechanism has to be added in a drive contract using Mint for generic mechanism C ERC-20 reset minter pauser. ठीक है, इसके अंदर कुछ रेफरेंस भी दे दिया है कि इस रेफरेंस को आप यूज करते हुए इसको आप इजीली आप क्रिएट कर सकते हैं अपनी जो ERC-20 का कॉन्ट्रैक्ट है। फिर इसके अंदर एक टिप भी दे रहा है कि टिप फॉर अ डिटेल राइट अप सी आवर गाइड। अब इसके अंदर पूरी एक गाइडलाइन अवेलेबल है कि इसको अगर आपको फर्दर यूज करना है कि हाउ टू यूज दिस लाइब्रेरी, तो आप इसके अंदर कंप्लीट इसको कॉपी कर लेते हैं, और इसमें आपको डिटेल दी हुई है यहाँ पे। ठीक है जी, हाउ टू इम्प्लीमेंट ERC-20 सप्लाई मैकेनिज्म। सप्लाई क्या है कि जब भी आप कोई टोकन क्रिएट करते हैं तो उसकी कुछ ना कुछ आपने सप्लाई आइडेंटिफाई करनी पड़ती है। जैसे कि अगर हम लोग बिटकॉइन की स्पेसिफिक बात करें तो बिटकॉइन की टोटल सप्लाई जो है वो 21 मिलियन है, जो कि वो कंप्लीट ही होगी 2130 तक में। ठीक है, वो आपको जिन जिन लोगों ने ब्लॉकचेन की बेसिक्स पढ़ी होगी उसमें उन लोगों को अच्छी तरह मालूम होगा कि जैसे जैसे ब्लॉक क्रिएट होता रहता है वैसे ही सप्लाई जो है इंक्रीज होती रहती है। ठीक है, अभी पर ब्लॉक जो बिटकॉइन बन रहा है वो है 6.25 का। ठीक है, तो वो हर ब्लॉक के जैसे ही ब्लॉक क्रिएट होता है तो एक यानी 6.25 बिटकॉइन ऑटोमेटिकली क्रिएट होते रहते हैं, और ये बिटकॉइन जब तक क्रिएट होते रहेंगे जब तक आपकी पूरी कंप्लीट सप्लाई नहीं हो जाती, 21 मिलियन सप्लाई कंप्लीट नहीं हो जाती। तो वो यानी मतलब इसकी अगर इस कैलकुलेशन अगर की जाए तो 2132 के अंदर इसकी कंप्लीट सप्लाई यानी कवर होगी बिटकॉइन की स्पेसिफिकली। तो इसी तरीके से अगर हम लोग कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट बनाने के वक्त हमको कोई ना कोई सप्लाई देनी पड़ती है। लाइक मैं चाहता हूं कि बिटकॉइन जैसा बनाऊं तो 21 मिलियन, 1 ट्रिलियन भी बनते हैं, 2 ट्रिलियन भी बनते हैं, क्वाड्रिलियन भी बनते हैं। लाइक मुझे तो मैं तो अलग से अपना जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट लिखता हूँ तो उसमें जब क्लाइंट मुझे बताता है कि मुझे इतने चाहिए, तो मैंने अपने पास एक नंबर का कन्वर्टर बनाया हुआ है। ठीक है, क्लाइंट बोलता है मुझे जो है वो ट्रिलियन चाहिए और 100 ट्रिलियन है, तो मैं इसको कन्वर्टर को कर लेता हूँ कि 100 ट्रिलियन कितने जीरो होंगे, क्योंकि जिसकी मैथ्स इतनी अच्छी नहीं है, सारी बातें मुझ जैसे बंदे के लिए तो जरूरत होती है कि इस तरह से मैं गूगल करूं और उसको चेक करूं कि इसमें कितने नंबर हैं, कोई गलती की गुंजाइश नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जब मैं कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करूंगा तो वो फिर रिवर्सेबल नहीं है। एक दफा डिप्लॉय हो गया तो डिप्लॉय होने के बाद इसका कोई चांस नहीं है कि मैं उसको दोबारा चेंज कर सकूं अनटिल अनलेस कि मैं उसके अंदर मिंटिंग का फंक्शन यूज किया हो। तो मिंटिंग का फंक्शन भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्या होता है। अच्छा, फिर मैं इस पे आता हूँ, इसमें आप इसको डिटेल में और देख लीजिएगा। सब हर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जितनी भी लाइक कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिकेशन है वो आपको डिफाइन हुई हुई है। अब हर नोमान भाई, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जी सर। ये जरूरत क्या है? अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। ये जरूरत क्या है स्टैंडर्ड की? सर, स्टैंडर्ड की जरूरत इसलिए है क्योंकि हम लोग जब इसके अंदर ब्लॉकचेन के लेवल पे कोई कॉन्ट्रैक्ट
लिख रहे होते हैं तो उसके अंदर हमारे पास एक एक जो बिट है उसकी गैस कंज्यूम हो रही होती है। तो हमने क्या किया है कि एक स्टैंडर्ड बना लिया है कि अगर हमने कोई ERC-20 के लेवल का कोई कॉन्ट्रैक्ट लिख रहे हैं तो उसके अंदर ये हम स्टैंडर्ड यूज करेंगे, तो उसमें हमको जो गैस कंज्यूम होगी तो उसका लेवल जो है वो बिल्कुल लिमिटेड लेवल होगा, और उसमें लाइक वो जिसको कहते हैं ना फाइन ट्यून कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास मिलेगा। तो उसमें नहीं मतलब मैं ये उसकी बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ किसी भी स्टैंडर्ड की क्या जरूरत है, मैं ये ओपन जेपलिन की बात नहीं कर रहा। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं ये कह रहा हूँ कि क्यों जरूरत क्या स्टैंडर्ड की। सर स्टैंडर्ड की बेसिकली जरूरत है कि हम लोगों ने एक अपने SOP सेट कर लिए हैं। एक इस SOPs को हम लोग सेट करते हुए कुछ चीज कोई प्रोडक्ट डेवलप करेंगे तो उसका एंड रिजल्ट हमारे को वही मिलेगा जिसकी हम लोगों ने इमेजिनेशन की हुई है। ठीक है, अगर हम लोगों ने स्टैंडर्ड क्रिएट नहीं किए, किसी ने कुछ अपने अगर हम लोग एक स्केच की बात कर लें कि मुझे जो है मोनालिसा का एक स्केच बनाना है, तो मोनालिसा के स्केच को हम लोगों ने एक स्टैंडर्डाइज किया हुआ है कि हमने इस तरीके से हम इसकी नोज बनाएंगे, इस तरीके से उसकी आईज क्रिएट करेंगे, इस तरीके से उसके हेयर क्रिएट करेंगे, तो हम लोग मोनालिसा को पहुंचेंगे। तो इसी एक तरीके अग्रीड से बेस्ट प्रैक्टिस कह सकते हैं इसको, अग्रीड एग्जैक्टली बेस्ट द बेस्ट प्रैक्टिस। प्रैक्टिसेस उसको किस तरीके से हम अप्लाई करेंगे, तो वो हम वो सारे इसको हम लोग स्टैंडर्ड्स के अंदर कवर कर रहे होते हैं बेसिकली। मेरा आप ख्याल थोड़ा सा फर्क है। जी सर। स्टैंडर्ड की इसलिए जरूरत पड़ी है कि वॉलेट वगैरह, वरना कैसे देखें अगर वॉलेट को ये नहीं पता होगा ना कि इसका मेथड क्या है, तो वॉलेट इंटरेक्शन कैसे करेगा। नहीं, वॉलेट तो इंटरेक्शन सर आप कोई भी नॉर्मल कोई कोड लिख दें जिसमें गैस कंजम्पशन जो है वो हाँ तो वॉलेट हाई हाई वॉलेट उससे हाई हाई अगर फर्स्ट लेवल मैं रहेगी। अपना लिख दूं जी उसके सर। अपने मेथड के नाम हो, वॉलेट जी उससे इंटरेक्शन नहीं कर सकेगा। सर वॉलेट इंटरेक्शन डेफिनेटली, अगर आपने कोड्स वही लिखे हैं जो सॉलिडिटी के स्टैंडर्ड्स हैं, जो नहीं नॉर्मल नहीं स्टैंडर्ड हैं। हाँ नहीं, मैं ये कह रहा हूँ मैंने सॉलिडिटी का अपना लिख दिया, नाम अपना बना दिया ERC। यस 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 यस, यू आर राइट, यू आर राइट। आपने हाँ कोई और अपनी लैंग्वेज XYZ क्रिएट कर दी। नहीं XYZ नहीं क्रिएट कर दी, मैंने सॉलिडिटी भी बनाई, ठीक मगर है, वो मेथड के नाम नहीं दिए और वो इंटरफेस नहीं दिए, यानी वो मेथड्स नहीं दिए, तो वो नहीं वॉलेट से इंटरेक्ट नहीं कर बिल्कुल पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। जो जितने भी इंटरफेसेस हैं वो इंटरेक्ट करने के लिए उसको हमारे को स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स चाहिए जो कि उसमें हमें लाजमी फॉलो करना है। जी 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 ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा फिर हम इसी के अंदर चलते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास कंस्ट्रक्टर दिया हुआ है। बेसिकली किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आप काम करेंगे तो कंस्ट्रक्टर का जो एलिमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बेसिकली कंस्ट्रक्टर करता क्या है कि आपने कोई डिप्लॉयमेंट की किसी एप्लीकेशन की, तो डिप्लॉयमेंट के वक्त जो है वो स्टार्ट के जो आपके पैरामीटर हैं वो आपको सेट करने पड़ते हैं, फिक्स करने पड़ते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कोई करेंसी लॉन्च करने जा रहा हूँ और उस करेंसी का मैं कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, और उस कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट करते वक्त मैं चाहूंगा कि कुछ ऐसे पैरामीटर हो मैं इंप्लीमेंट करूं जो कि अनचेंजेबल हो, जो चेंज नहीं हो सके कभी फ्यूचर में। क्योंकि मैंने अगर एक पाक दिनार के नाम पे एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, करेंसी बनाई है, अब कोई भी चाहे मैं ऑनर हूं या कोई और हूं, मैं कभी भी चेंज नहीं कर पाऊँ, तो उसको उन वैल्यू को उन पैरामीटर्स को मैं वन टाइम डिफाइन करने के लिए कंस्ट्रक्टर के अंदर डिफाइन कर देता हूँ। तो आपने देखा होगा कंस्ट्रक्टर के अंदर हमारे पास दो चीजें इधर डिफाइन हुई हैं, बेसिकली नेम और सिंबल। तो तीसरी एक और चीज डिफाइन होती है जिसमें डेसिमल्स भी है, और हम लोग टोटल सप्लाई को भी कंस्ट्रक्टर के अंदर डिफाइन काफी दफा कर देते हैं ताकि टोटल सप्लाई को भी कभी चेंज नहीं किया जाए। मिंट के सूरत में चेंज किया जा सकता है, लेकिन मेनली जो इनके स्टैंडर्ड्स हैं उसमें हम नेम्स को और सिंबल को कंस्ट्रक्टर के अंदर ऐड कर रहे होते हैं। अब इसके अंदर जो है डिफरेंट फंक्शन बना दिए हैं कि जी सर ये साइज थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ये नजर नहीं आ रहा, बिल्कुल मुश्किल से बिल्कुल, नजर आ रहा है। थैंक यू। आपने अब सही है, बेहतर है कुछ। ओके। मुझे लगा है कि आपकी आवाज में दम नहीं है। अब सही है सर? नुमान जी भाई जी असल सर, में आप बेहतर।
नमान भाई, एक रिक्वेस्ट आपसे और है कि ये जब कोडिंग स्क्रीन वगैरह ये जो चीजें करते हैं तो ये काइंडली ब्लैक कलर में करें, क्योंकि थोड़ा सा ना ये रिफ्लेक्शन होती है तो ये बेहतर नजर आता है अगर छोटा भी लिखा हो। तो इसको ब्लैक कलर में सिलेक्ट कर लिया करें। ये इसमें ब्राउजर के अंदर किस तरह सेलेक्ट होगा, कुछ आप मुझे गाइड कर सकते हो? मैं इधर तो ब्लैक लेकर आया हूँ अपने पास, जो कोड मैंने अपने पास एडिटर ओपन किया हुआ है, लेकिन इसके अंदर ब्लैक किस तरह होगा ये थोड़ा सा, क्योंकि इनका अभी जो इंटरफेस। अभी वो थोड़ी बात लंबी हो जाएगी, अभी इसको आप कंटिन्यू करें, फिर बाद चलें, में ठीक है इसको ठीक है डिस्कस ठीक है, आप करें। मुझे ओके बाद में बता दीजिएगा प्लीज। ओके ओके। अच्छा, इसी तरीके से हम जब फंक्शन हमने पढ़े होंगे तो हमें फंक्शन में बेसिकली क्या होता है कि कुछ वैल्यूज ऐसी होती हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ रिटर्न करानी होती हैं। तो ये फंक्शन बेसिकली हमें क्या कर रहा है, रिटर्न करा रहा है नेम को, जो कि हमने कंस्ट्रक्टर के अंदर ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है। इसी तरीके से सिंबल को रिटर्न करा रहा है। तो अब मैं जैसे डेसिमल्स की बात की, अब डेसिमल्स क्या किया है इन्होंने, हार्ड कोड कर दिया है 18 का। यानी कि जो आपने एक डेसिमल का फंक्शन डिफाइन किया है और उसके अंदर आपने पूरे पैरामीटर्स आपने डिफाइन कर दिए, रिटर्न्स किया हुआ है यूइंट को, और रिटर्न कर रहा है 18 डेसिमल। अब मैं क्या क्या कर सकता था, इसी फंक्शन को जैसे हमने इधर डिफाइन किया सिंबल, इसने सिंबल रिटर्न कर रहा है, इधर अंडरस्कोर सिंबल, सॉरी अंडरस्कोर नेम। अंडरस्कोर नेम क्या है, ये यहाँ से लेकर आ रहा है, अंडरस्कोर सिंबल यहाँ से लेकर आ रहा है। मैं एक और काम कर सकता था, अंडरस्कोर डेसिमल इधर लेकर आ सकता था, और बजाय इसके कि मैं इधर हार्ड कोड करता 18 को, मैं कंस्ट्रक्टर के अंदर ही डिफाइन कर सकता था। ठीक है, तो मुझे यहाँ करना होता अंडरस्कोर सिंबल करके मैं रिटर्न कर सकता था। इसी तरीके से टोटल सप्लाई कितनी है, ये जितनी मैं मिंट करूंगा टोटल सप्लाई ऑटोमेटिकली वहां पे आ जाएगी मेरे पास। अच्छा, ये इसी तरीके से बैलेंसेस का मेरे पास के किसी एक अकाउंट का बैलेंस मुझे मालूम करना है कि किसी एक अकाउंट के अंदर कितना बैलेंस है। इनिशियली जब कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होता है तो जितना भी बैलेंस होता है वो ओनर के अकाउंट के अंदर अवेलेबल होता है। तो वो सारा का सारा आप अगर किसी और अकाउंट के अंदर कोड क्यूरी करेंगे तो आपको जीरो बैलेंस मिलेगा, लेकिन ओनर के अकाउंट से करेंगे तो आपको उसका जितनी भी टोटल सप्लाई है स्टार्टिंग में वो आपको पूरा बैलेंस दिखा रहा होगा उसका। अच्छा, इसी तरीके से ट्रांसफर का फंक्शन है। ट्रांसफर का फंक्शन क्या करता है कि जैसे कि मैंने एक वैलेट से दूसरे वैलेट के अंदर अपने कुछ टोकन या फंड्स ट्रांसफर किए, तो वो इस ट्रांसफर को एंटरटेन करता है। उसमें बताता है कि ट्रांसफर का जो पूरा कंप्लीट ये फंक्शन लिखा हुआ है कि मैसेज डॉट सेंडर कौन, ये बेसिकली ये ओनर होता है, जो ट्रांसफर कर रहा होता है, रेसिपिएंट यानी कि किसको ट्रांसफर किया जा रहा है और कितना अमाउंट ट्रांसफर किया जा रहा है। तो ये पूरा कंप्लीट स्टैंडर्ड ट्रांसफर का फंक्शन है। लेकिन अगर हम लोग अभी जब डिफ्लेशनरी फंक्शंस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बात करेंगे तो ये ट्रांसफर का जो फंक्शन है वो ठीक ठाक उसमें हमें पैरामीटर्स डिफाइन करने पड़ते हैं। उसमें इसमें इंशाल्लाह हम लोग लर्न करेंगे आगे जाके कि डिफ्लेशनरी टोकन हम लोग किस तरह क्रिएट करते हैं। अच्छा, इसी तरीके से अलाउंस का है फंक्शन। अलाउंस का भी बड़ा जबरदस्त काम है हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। फॉर एग्जांपल हम एक जैसे कि वॉलेट की किसी एक वॉलेट को हम लोग एक लिमिट सेट करना चाह रहे हैं, या मैंने अपने एक अगर घर की एग्जांपल लूं मैं कि मैंने एक ग्रोसरी सेट की हुई है, ग्रोसरी लिमिट है कि मेरी $1000 तक जो है ना ग्रोसरी मुझे करनी है। इससे ज्यादा के का अलाउंस आता है तो इससे ज्यादा का अमाउंट आता है तो मेरे पास ऑटोमेटिकली उसके अंदर मैं उससे ज्यादा कंज्यूम ना कर पाऊँ। अगर बच जाए तो अच्छी बात है, अगर इससे ज्यादा हो तो वो हो ना। तो इसमें क्या करूंगा मैं, अलाउंस के अंदर मैं डिफाइन कर दूंगा जो भी ओनर होगा उस एड्रेस को डिफाइन कर देगा कि कितना अलाउंस उसका सेट है। तो वो इजीली उसको जितना भी वो कंज्यूम करेगा ऑटोमेटिकली उसके अंदर एलोकेट होता रहेगा और डिक्रीज होता रहेगा अमाउंट। तो ये अलाउंस का बेसिकली आपको काम कर रहा होता है। अप्रूव का काम क्या है कि अप्रूवल जो है वो अगर किसी को आपने अप्रूव करना है किसी एक अकाउंट को कि वो इतनी अमाउंट स्पेंड कर सकता है या इतनी अमाउंट स्पेंड नहीं कर सकता, तो ये भी एक इंटरनल फंक्शन है अप्रूवल का, बेसिकली इसको हम लोग यूज करते हैं। अच्छा, अगर ट्रांसफर फ्रॉम और ट्रांसफर टू हमने करना है कि किस अकाउंट से किस अकाउंट में ट्रांसफर करना है, तो ये वाला हमारे पास ट्रांसफर फ्रॉम का फंक्शन यूज हो रहा होता है। अगर मैंने जैसे एक अलाउंस मैंने ऊपर डिफाइन किया कि इतना अलाउंस है, $1000 अलाउंस मैंने किसी को अकाउंट को सेट किया हुआ है, अगर उसकी मैं अलाउंस को इंक्रीज करना चाहता हूँ तो ये फंक्शन मैं यूज करूंगा, इसके इंक्रीज अलाउंस करना चाहूँ किसी का
तो वो कर सकता हूँ। इसी तरीके से डिक्रीज अलाउंस के थ्रू मैं किसी भी अकाउंट के अंदर अमाउंट को इजीली डिक्रीज कर सकता हूँ। ये पूरा ट्रांसफर का फंक्शन लिखा हुआ है जो कि हम लोगों ने अंदर इस ट्रांसफर के अंदर यूज किया था, अंडरस्कोर ट्रांसफर। ये वाला फंक्शन बेसिकली ये आपको यहाँ से लेकर आ रहा है। पूरा कंप्लीट ट्रांसफर का फंक्शन का जो मैकेनिज्म लिखा हुआ है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप लोगों ने थोड़ा सा स्टडी किया होगा सॉलिडिटी को, तो उसके अंदर रिक्वायर का बहुत ज़्यादा रोल प्ले होता है कि मैं इजीली इसके अंदर कंस्ट्रेंट लगा सकता हूँ कि अगर ये कंडीशन मेरी ट्रू नहीं होती है तो मुझे स्टार्ट में ही रोक देगा, ना कि आगे जाके डिफरेंट फंक्शंस को एग्जीक्यूट करेगा। फॉर एग्जांपल इसमें ये लिखा हुआ है सेंडर नॉट इक्वल टू एड्रेस 0, यानी डेड एड्रेस नहीं होना चाहिए। ये मैं ट्रांसफर का जो फंक्शन यूज करूंगा, अगर डेड एड्रेस के अंदर मैं भेज रहा हूँ इसके थ्रू, तो ये मुझे इधर ही रोक देगा, ट्रांसफर फ्रॉम द 0 एड्रेस। ठीक है, कि ये सेंडर जो 0 एड्रेस है, फॉर एग्जांपल डेड एड्रेस से मैं कोई ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ तो डेड एड्रेस से मैं कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता हूँ। इसी तरीके से अगर रेसिपिएंट नॉट इक्वल टू 0 अगर है तो ये क्या करेगा, ट्रांसफर टू द 0 एड्रेस। ठीक है, ये आप मुझे इधर ही रोक देगा यहीं पे। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरीके से मैं मेरे पास जो है मिंट का फंक्शन है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है जिनको अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फ्यूचर के अंदर मिंटिंग का एलिमेंट ऐड करवाना होता है कि मैंने फॉर एग्जांपल 21 मिलियन की एक सप्लाई इंट्रोड्यूस की है स्टार्ट में, और मैं चाह रहा हूँ कि फ्यूचर में मैं उसको फर्दर इंक्रीज भी कर सकूं। 21 मिलियन है, 22 मिलियन कर सकूं, 23 मिलियन कर सकूं। तो मिंट का फंक्शन क्या करता है कि जितनी भी टोटल सप्लाई है उसको मुझे इंक्रीज कर देगा ऑटोमेटिकली। ये डिस्करेज किया जाता है ये फंक्शन नॉर्मल मार्केट के अंदर, लाइक कि अगर किसी के अकाउंट किसी के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये मिंट का फंक्शन होता है तो वो एज ए रग पुल ट्रीट किया जाता है वो कॉन्ट्रैक्ट, कि ये जो है ओनर किसी वक्त भी इसको रग पुल कर सकता है। किसी वक्त भी मालूम है उसने कहा कि मैंने 100% अपनी सप्लाई लिक्विडेट कर दी है, ठीक है, लेकिन उसके पास मिंट का फंक्शन अवेलेबल है। और मिंट का फंक्शन क्या करेगा कि किसी वक्त भी जाएगा वो, अगर उसकी मार्केट प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो गई और एज ए ओनर मुझे कहीं ग्रीड आ गई, तो मैं क्या करूंगा कि इजीली जाके अपनी टोकन को मिंट करूंगा, मैं जाके स्वैप करूंगा अपने टोकन, पूरी की पूरी सप्लाई निकालूंगा और भाग जाऊंगा। ठीक है, तो ये मिंट का फंक्शन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रोल प्ले करता है। इसमें देखा जाता है कि किस प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग मिंट का फंक्शन यूज करते हैं। नॉर्मल अगर हम लोग ट्रेडिंग के अंदर जो जा रहे होते हैं, जो क्रिप्टो करेंसी नॉर्मल लॉन्च हो रही होती है, अगर उधर मिंट का फंक्शन यूज हो रहा है तो वो उसमें ज्यादातर एलिमेंट इन्वॉल्व होता है रग पुल का। ठीक है जी, तो ये आपने बहुत ज्यादा सुना होगा रग पुल का नाम, तो मैंने कहा थोड़ा सा आपको इसको एज ए मैक्रो लेवल पर आपको बता दूं। अच्छा, इसी तरीके से बर्न का फंक्शन उसका रिवर्स प्रोसेस है। बर्न का फंक्शन क्या करता है कि मुझे अगर अपनी टोटल सप्लाई में से कुछ अमाउंट बर्न करना है, फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कॉर्डेलियन के 100 कॉर्डेलियन का आपको सब टोटल सप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, क्रिएट कर लेते हैं, और 100 कॉर्डेलियन के अंदर उन्होंने क्या किया, 99% बर्न कर दिया और 1% अपनी सप्लाई रिमेन कर दी। यानी कि उसका जो प्राइस इम्पैक्ट आता है उसका उसके ऊपर उसका लाइक बर्निंग का बड़ा इम्पैक्ट आ जाता है कि आपका जो है वो सप्लाई जितनी आपने इंट्रोड्यूस की थी उसका आपने 99% बर्न कर दिया, और उसके बाद 1% जो सप्लाई है वो आपने मार्केट में फ्लक्चुएट कर दी है। तो उसका भी थोड़ा सा पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है ट्रेडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि वो लोग लाइक इसको ट्रीट करते हैं कि ये जो है सीरियस बायर है, इसकी स्ट्रेटेजी वो है बहुत ज्यादा उसने अपना स्ट्रेटेजाइज करके इसको टोकन को लॉन्च किया है। तो बेसिकली बर्न का फंक्शन क्या करता है कि अगर आपको अपनी टोटल सप्लाई में से कुछ अमाउंट बर्न करना है तो ये आपको बर्न करके देगा। अच्छा, इसी तरह प्रूफ जो हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया था ये है। अच्छा, बिफोर टोकन ट्रांसफर और आफ्टर टोकन ट्रांसफर अगर इसमें करना है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि पूरे कंप्लीट कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ अपने पास। ठीक है जी, और इसको मैं अपने पास यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, ये तो लास्ट टाइम हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस कर लिया था रिमिक्स आईडी को। तो रिमिक्स आईडी के अंदर अगेन थोड़ा सा मैं आपको दोबारा बता दूं, ये फाइल एक्सप्लोरर है बेसिकली।
इस फाइल एक्सप्लोरर के अंदर आपके पास ऑन टॉप ऑफ दैट ये जो है आपके अगर कोई वर्क स्पेस आपने क्रिएट करनी है तो वो आप इजीली क्रिएट कर सकते हैं। आपने कोई वर्क स्पेस को रीनेम करना है या वर्क स्पेस को आपने डिलीट करना है तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। अच्छा, ये डिफ़ॉल्ट वर्क स्पेस बनी हुई है जिसके अंदर यूजुअली लोग काम कर रहे होते हैं। इस डिफ़ॉल्ट वर्क स्पेस के अंदर अगर आपको कोई क्रिएट करनी है फाइल वो क्रिएट कर सकते हैं। आप फोल्डर क्रिएट करना चाहें वो कर सकते हैं। आपको गिटहब के अंदर पब्लिश करना है यहीं से कोई कोड तो वो आप इसको कर सकते हैं। आपने अपलोड करनी है फाइल्स को या लोड करनी है फाइल्स को कहीं एक्सटर्नल जगह से तो वो आप इजीली इधर अपलोड करके लेकर आ सकते हैं। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक फाइल क्रिएट करता हूँ। मैं करता हूँ ERC20 टोकन बना रहा हूँ, ठीक है, .sol के नाम पे। ओके, जितना भी मेरे पास कोड था मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। अच्छा, इसमें मैंने कुछ भी अभी चेंज नहीं किया है। पूरा का पूरा मेरे पास जितना भी कोड था वो मैंने इस पे लेकर आ गया हूँ। यहाँ पे जो है वो अच्छा, इसको हम लोग देखते हैं स्टार्ट से। इसमें सबसे पहले क्या है कि SPDX लाइसेंस आइडेंटिफायर, इसमें कुछ लाइसेंस वर्जन अवेलेबल होते हैं। जैसे ओपन जेपलिंग का जो लाइसेंस है वो MIT के नाम से मशहूर है। अगर आपने अपना कोई कोड लिख रहे हैं तो ये आपको डिफाइन करना जरूरी है कि SPDX लाइसेंस है आइडेंटिफायर। लाइसेंस अगर आपने जेपलिन से नहीं लिया तो इधर आपको लिखना जरूरी है कि अनलाइसेंस, ठीक है ना, ताकि जो अगर आपका कोड रीड करे तो उसको पता चले कि आप अपना वर्जन यूज कर रहे हैं या आपने कि कहीं और से ये इसको कोड को यूज किया हुआ है। अच्छा, इसी तरीके से ये कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से हमने लिया हुआ है ये अगर आप डिफाइन करते हैं तो अच्छी बात है, वरना तो इसको आप रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, प्रगमा सॉलिडिटी, ये हमने कैरेट साइन लास्ट टाइम डिस्कस किया था। अगर इसमें ये कर सकते हैं कि 8 वर्जन के अंदर अंदर का ऊपर का कोई वर्जन है 8.0.8.0 के अलावा तो वो इजीली इसमें हम लोग कंपाइल कर सकते हैं। लाइक अगर मेरे पास, मैं इसमें जाता हूँ, ओके, अच्छा, इसको मैं आपको एरर को बाद में बताता हूँ। ये अभी मैं फिलहाल क्योंकि मैं 1 बाय 1 इसको कॉपी करूंगा डिफरेंट जगहों से कोड, तो ये हम लोग एरर डिफाइन वो कर देंगे। लेकिन ये क्या करेगा कि जो भी अपग्रेडेड वर्जन होगा, अगर मैं कैरेट के साइन कर लगाता हूँ 8.10 भी ले सकता हूँ, 8.9 भी ले सकता हूँ, 8.8 भी ले सकता हूँ, यानी मतलब 8 से ऊपर के जितने वर्जन हैं, यानी 8 के अंदर अगर 9 आ गया तो वो उसमें कंपाइल नहीं होगा। 0.8.11 आ गया तो कंपाइल हो जाएगा। और मैं अगर फॉर एग्जांपल 0.7.6 में करूंगा तो कंपाइल नहीं होगा। तो यानी कि मुझे 0.8.0 या ऊपर का वर्जन लाजिम इसमें सेलेक्ट करना होगा। अच्छा, अभी क्या है कि इसके अंदर इंपोर्ट किया हुआ है डिफरेंट फाइल्स को उसने सॉलिडिटी की। इसके दो तरीके हैं, या तो मैं क्या करूं कि पूरी की पूरी ये वाली फाइल मैं उठाऊं और यहाँ पे कॉपी कर लूं अपने पास से, यहाँ से ERC20 पे गया, ठीक है। अभी है IRC20, ठीक है। IRC20 में क्या है हमारे पास, ये IRC20 की सॉल्व की फाइल रखी हुई है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, या तो मैं ये करूं कि IRC20 की फाइल पूरी की पूरी यहाँ से कॉपी कर लूं और वहां पे पेस्ट कर दूं, ठीक है, ये कर सकता हूँ। या मैं इसका पूरा का पूरा लिंक कॉपी करूं और मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से पेस्ट कर दूं, ठीक है। तो ये मैं पूरा पेस्ट कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, ये यहाँ पे जाएगा और यहाँ से ये IRC20.sol की फाइल उठाएगा और अपने पास इंपोर्ट में लेकर आ जाएगा इस फाइल के लिए, ठीक है। अच्छा, दूसरा हमारे पास कौन सी फाइल है, एक्सटेंशन IRC20 मेटा डेटा। अब मैं जाता हूँ टोकन कॉन्ट्रैक्ट्स,
अच्छा, एक के बाद ठीक है। एक्सटेंशन इसके अंदर डिफाइन हुआ है। मैं दोबारा अगर जाऊँ ERC20 के अंदर एक्सटेंशन का फोल्डर है, और एक्सटेंशन के फोल्डर के अंदर मेरे पास फाइल पड़ी है IRC20 मेटाडेटा। IRC20 मेटाडेटा, इसकी या तो मैं पूरी फाइल उठा लूंगा, या मैं सिर्फ और सिर्फ इसको पूरा URL कॉपी करूंगा और मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। इसी तरीके से utils context.sol, अब utils जो है मेरे पास यकीनन यहाँ पे होगा, utils context.sol, ठीक है, context.sol। जी जनाब, ये मैंने तीनों के तीनों इधर अपने पास उठा के लेकर आ गया हूँ, और मैं इसको कंपाइल करता हूँ तो ये कंपाइल हो जाएगा। ये मुझे इधर इसने ग्रीन एरो दे दिया है, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं आपको ये बताता हूँ, फॉर एग्जांपल ये कैरेट का साइन दिया हुआ है, मैं कैरेट का साइन को रिमूव कर देता हूँ। ओके, अब कैरेट का साइन को मैं रिमूव किया, कंपाइल किया, ये इजीली कंपाइल हो जाएगा। ये दोनों वर्जन सेम ही है। अब मैं इसको अगर चाहूँ कि 7.6 के अंदर कंपाइल कर सकूँ, तो ये मुझे फौरी तौर पे एरर दे देगा ये। अच्छा, इसने क्या किया, क्योंकि मैंने फिक्स किया हुआ है, इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट किया है और पूरा ये 8 वर्जन मेरे पास लेकर आ गया है। अब मैं फॉर एग्जांपल इधर डिफाइन कर देता हूँ 8.7, और जब मैं कंपाइल करूंगा, आप ये देखेंगे 8.7 ऑटोमेटिकली इसने डिटेक्ट कर लिया है। और मैं अगर इसको दोबारा से कैरेट का साइन करके करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली वो वही वाला वर्जन पिक कर लेगा। अच्छा, आज के दिन हम लोग इसमें करते ही हैं कि इसको कंपाइल करते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करते हैं, देखते हैं कि हमारे पास जो रिंग के बीम है इसकी किस तरीके से शक्ल बनती है। बाकी इसको मैं नेक्स्ट क्लासेस के लिए रखता हूँ। ये बाकी जो लाइब्रेरीज हैं, ये फाइल्स हैं, इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। अच्छा, अब क्या किया हमने, पहले स्टेप में हमने पूरा पूरा कोड उठा के अपने पास यहाँ पे लेकर आ गए और इसको कंपाइल कर लिया हमने। कंपाइल करने के बाद यहाँ पे हमारे पास ग्रीन टिक आ गया, इसका मतलब है ये कंपाइल हो गया, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम, फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, एक इसमें छेड़छाड़ करने के लिए इसको मैं ये कर लेता हूँ, तो ये मैं कंपाइल करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली मुझे एरर दे देगा। ठीक है, एरर क्या आ रहा है कि आइडेंटिफायर नॉट फाउंड यूनिक, और इस तरीके से इसमें मुझे, अगर मैं मुझे कोडिंग आती होगी तो मैं इजीली पहुंच जाऊंगा कि यहाँ पे एरर क्या है, क्या कहाँ आ रहा है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि रेमिक्स के अंदर आपको टू द पॉइंट लेके जाता है कहाँ पे एरर है, और एरर का बताता भी है कि आपको करना क्या है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहीं पे किसी जगह पे मैंने प्योर की जगह व्यू लिख दिया है या व्यू की जगह प्योर लिख दिया है, तो वो भी मुझे आप रिकमेंड करेगा कि ये आपने जो है वो इसके अंदर करेक्ट आपने वैल्यूज यूज करनी है। अच्छा, अब मैं जाता हूँ कंपाइल करने के लिए। कंपाइल करने पे मुझे क्या करना है कि सबसे पहले तो अपने जो मेटामास्क है इसको मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा। अच्छा, मेटामास्क कनेक्ट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट नेटवर्क अवेलेबल हैं, स्पेसिफिकली इथेरियम का मेन नेट है हमारे पास। इथेरियम के मेन नेट के अंदर हमारे पास कुछ टेस्ट नेट्स हैं, इसमें स्पेसिफिकली रॉबस्टन है, कोवन है, रिंगकेबी है, ठीक है जी। अच्छा, हम लोगों ने क्या करना था कि रिंगकेबी टेस्ट नेट को यूज करते हुए हमने अपनी डिप्लॉयमेंट करनी थी। मैंने रिंगकेबी को टेस्ट नेट को यूज किया। अब आपके पास यू हैव टू मेक श्योर कि आपके पास फॉसेट अवेलेबल हो।
और फॉसेट के लिए आपने क्या करना है कि अगेन गूगल आपने करना होगा। रिंके बी फॉसेट अगर आप लिखेंगे तो आपके पास रिंके बी फॉसेट की ऑथेंटिक साइट आ जाएगी। इसमें कुछ नहीं करना है आपने, सिंपली ट्वीट को क्लिक करना है यहाँ पे। जैसे ट्वीट को क्लिक करेंगे ट्विटर का एक पेज आपका ओपन हो जाएगा, जो आपका अपना जो ट्विटर होगा उसके अंदर जो है एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है। उस फॉर्मेट में आपने ये वाले एड्रेस को कॉपी करना है और ट्वीट कर देना है। जैसे ही आप ट्वीट कर देंगे वो ट्वीट का जो लिंक होगा आपने इसको इधर पेस्ट करना है और वो आप इसको बोल देंगे कि मुझे इतने ईथर चाहिए, ठीक है, तो वो आपको वो ईथर दे देगा। ठीक है जी। तो अगर किसी ने इसको प्रॉब्लम आ रही है तो मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकता है, वरना इसमें इट्स इजी प्रोसेस टू हैव ईथर। अच्छा जी, अब मैं क्या करता हूँ कि मैंने इधर आके अपने जब इंजेक्टेड वेब 3, अच्छा ये भी बड़ी जबरदस्त चीज है। अभी आपने क्या किया, जावा स्क्रिप्ट वर्चुअल मशीन, आपके पास लंदन और बर्लिन के 2 वर्चुअल मशीन अवेलेबल हैं जो कि आपको लोकल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आप इजीली अपने कोड को कंपाइल करके सारे फंक्शन लोकली देख सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरीके से एक है इंजेक्टेड वेब 3। इंजेक्टेड वेब 3 क्या करता है कि आपको आपके वॉलेट से कनेक्ट कर देता है, जो कि आपके जितने भी नेटवर्क होते हैं, मेन नेट हो गया, टेस्ट नेट हो गया, आपके बाइनेंस हो गया, आपका पॉलीगॉन हो गया, कोई भी नेटवर्क है आपको इजीली उससे कनेक्ट कर देगा और फिर आपको बता देगा कि अभी आप किस नेट से कनेक्ट हैं। अभी देखें, जैसे मैं कनेक्ट हूँ रिंग के भाई 4 नेटवर्क से, यानी कि हर नेटवर्क का इन्होंने एक आईडी सेट हुई हुई है। फॉर एग्जांपल मेन नेट की जो इथेरियम की है वो है 1। फॉर एग्जांपल मैंने इसको मेन नेट को सिलेक्ट करता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली मेन नेट 1 सिलेक्ट हो जाएगा। सही है, ये स्टैंडर्ड है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। इथेरियम जब से बना है तो उस वक्त से इन्होंने 1 को मेन नेट को दे दिया है। इसी तरीके से रॉबस्टर्स को 2 का नाम दे दिया, 3 का नाम दे दिया। इस तरह का एक और 2 पे भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, मेरे को आई डोंट रिमेम्बर द नेटवर्क नेम, लेकिन 2 का भी इनके पास था एक जो स्लॉट थी। और इसी तरीके से कोवान को उन्होंने दिया हुआ है 42 और रिंग के बी को दिया हुआ है इन्होंने 4। अच्छा, इसी तरीके से मैं अगर एग्जाम्पल के तौर पे कोई और टेस्ट नेट सेलेक्ट करता हूँ, स्मार्ट चेन, बाइनेंस का स्मार्ट चेन, उसकी आईडी है 56। स्मार्ट चेन बाइनेंस का इसकी आईडी है 97। और इसी तरीके से जो पॉलीगॉन का मैटिक मेन नेट है उसकी आईडी है 137। पॉलीगॉन का जो आपका टेस्ट नेट है मुंबई, ये वाला इसका है 80001। ठीक है ना। देखें, इसमें हर एक ने अपने एक नेटवर्क आईडी बनाई हुई है, वो आईडी यूनिक है बेसिकली। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं कि रिंके भाई को सिलेक्ट कर लेते हैं। रिंके भाई का 4 है, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। इसने मुझे बता दिया कि मेरे पास मेरा कौन सा अकाउंट सिलेक्ट है। जो अकाउंट सिलेक्ट है उसके अंदर मेरे पास 1.44336 ईथर पड़े हुए हैं। अब ये देखें, आपको इधर आपको जब आप सेलेक्ट करेंगे आपको नजर आ रहेगा यहाँ पे इतने हैं। अब मैं फॉर एग्जांपल एक अकाउंट नंबर 2 सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अकाउंट नंबर मैंने जैसे 2 सेलेक्ट किया तो मुझे इसने बता दिया कि अकाउंट नंबर 2 के अंदर मेरे पास इतने ईथर अवेलेबल है। अकाउंट नंबर 3 के अंदर 1.96 दिखा रहा होगा यहाँ पे। ठीक है जी। तो इस तरह जितने जो भी अकाउंट सेलेक्ट करेंगे उसके आपको ईथर यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे। इधर क्यों दिखाता है, क्योंकि आप जब कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करेंगे तो आपको ईथर चाहिए होंगे एज ए गैस फीस, तो वो बगैर गैस फीस के कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आपको डिप्लॉय नहीं करने देगा। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि मैं डिप्लॉयमेंट की स्टेज पे आ गया हूँ और मैंने इसमें ऑरेंज बटन पे डिप्लॉय लिखा हुआ है। इसके अंदर साथ में मुझे जो कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर्स थे हमने लिखे थे, 2 पैरामीटर हमने डिफाइन किए थे कंस्ट्रक्टर के अंदर। एक था स्ट्रिंग में नेम और एक था सिंबल। ठीक है, तो मैं इसमें लिख देता हूँ नोमान टेस्ट और जो सिंबल देता हूँ मैं एंड टेस्ट के नाम पे दे देता हूँ। ठीक है जी। अच्छा, ये 2 मैंने सिंबल दे दिए। मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ ट्रांजैक्ट को, ट्रांजैक्ट क्या करेगा कि मेरा मेटामास्क ओपन कर देगा और मेटामास्क में ओपन करने के बाद मुझे बताएगा कि मेरे कितने ईथर कंज्यूम हो रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको देखूं अभी एज ए टेस्ट नेट के ऊपर, तो टेस्ट नेट के ऊपर मेरे पास जो ईथर कंज्यूम हो रहे हैं 0.002989 हो रहे हैं।
अच्छा, अगर मैं आपको थोड़ा सा एक और चीज करके दिखाता हूँ, मेन नेट का बताता हूँ। अगर यही कॉन्ट्रैक्ट मैं मेन नेट में डिप्लॉय करूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है, मेन नेट में डिप्लॉय करते हुए मेरे पास जो ईथर कंज्यूम होंगे वो होंगे जो रियल ईथर हैं, वो होंगे अल्लाह भला करे। अच्छा, इसमें नहीं दिखा रहा क्योंकि उसमें डेसिमल्स में चला गया, यहाँ पे दिखा रहा है 0.15। ठीक है, 0.15 का ईथर का मतलब है तकरीबन आपके $600 या $500 के करीब। ठीक है, ये देखें $600 आपको बता रहे हैं यहाँ पे। तो ये अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट इस टाइम डिप्लॉय करूंगा तो मेरी इतनी एक्चुअल गैस फीस कंज्यूम होगी ओनली फॉर डिप्लॉइंग ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अभी तो मैं रिजेक्ट कर देता हूँ, मैं दोबारा आ जाता हूँ रिंके भाई टेस्ट नेट पे, और इसको मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, मेरे पास आ गया रिंके भाई टेस्ट नेट। और जैसे ही मेरे पास आ गया मैं इसको कंफर्म करता हूँ। अब कंफर्म करने पे क्या करेगा कि ये मेरे पास ट्रांजैक्शन सबमिट हो गई है नेटवर्क पे। अब आप देखेंगे इसके अंदर जब मैंने वैलेट खोला है, वैलेट के अंदर आपको सारी एक्टिविटीज नजर आ रही होती है। ठीक है, आपके पास कौन कौन से एसेट्स हैं और कौन कौन सी आपके पास कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हुए हैं। मैं इसको क्लिक करता हूँ, मैं इसको इजीली एक्सप्लोरर पे देख सकता हूँ। यहाँ पे मैंने एक्सप्लोरर खोला, ये मुझे दिखा रहा है कि अभी तक ट्रांजैक्शन इंडेक्सिंग पे है, अभी तक नेटवर्क ने एक्सेप्ट तो कर लिया लेकिन वो अभी इसके अंदर प्रोसेसिंग में। अब ये नेटवर्क में ट्रांजैक्शन कंफर्म हो गई है, स्टेटस इसका सक्सेस आ गया है, इसने मुझे बता दिया कि ब्लॉक नंबर कौन सा है। ठीक है, अभी अगर हम लोग ब्लॉक नंबर की बात करें तो ब्लॉक अभी, क्योंकि इथर स्कैन में इथेरियम में क्या होता है कि ब्लॉक्स क्रिएट हो रहे होते हैं और हर 15 सेकंड के अंदर आपका एक ब्लॉक क्रिएट हो रहा होता है। अभी था 779 के अंदर हमारा ब्लॉक क्रिएट हुआ है, यानी कि इस वाले ब्लॉक के अंदर हमारी ट्रांजैक्शन ऐड हुई है। अब देखें इसी दौरान एक और ब्लॉक भी आ गया है। अब मैं इसको दोबारा रिफ्रेश करूंगा तो एक और इसमें और भी ब्लॉक्स मजीद क्रिएट होते रहेंगे, यानी कि हर 15 सेकंड 10 सेकंड के बाद एक आपका ब्लॉक क्रिएट हो रहा है जिसके अंदर मल्टीपल ट्रांजेक्शन है। अब इसके अंदर जो 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 ब्लॉक हमारा बना है इसके अंदर 34 ट्रांजेक्शन ऐड हुई हैं इन 15 सेकेंड। ठीक है, तो इसी तरीके से जो नेक्स्ट वाला ब्लॉक था उसके अंदर 50 ट्रांजेक्शन ऐड हुई थी 15 सेकेंड के अंदर। तो ये ब्लॉक्स आपके क्रिएट होते रह रहे हैं, उसमें ट्रांजेक्शन ऐड हो रही हैं, और लाइक जो ब्लॉक्स क्रिएट हो रहे हैं उसमें जब ट्रांजेक्शन जो ऐड हो रही है वो ट्रांजेक्शन ऐड होती है ब्लॉकचेन के अंदर, वो इम्यूटेबल होती है। इम्यूटेबल मींस आप कोई भी ट्रांजेक्शन के अंदर कुछ चीज एडिट नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते। मींस अभी जो हमारे पास जो कॉन्ट्रैक्ट डेवलप हो गया है, ठीक है, अभी मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट दिखाता हूँ, तो उसके अंदर अगर कोई पैरामीटर जो मैंने स्पेसिफिकली जो कंस्ट्रक्टर के अंदर डिफाइन किए थे उसको मैं एडिट या डिलीट करना चाहूँ तो कर ही नहीं सकता हूँ, मैं नेटवर्क से डिलीट नहीं कर सकता। अच्छा, मेरी ट्रांजैक्शन ऐड हो गई, अब मैं क्या करूंगा, इसी कोड को वेरीफाई करूंगा। वेरीफाई करने का तरीका ये है कि दोबारा मैं थोड़ा फास्ट आ गया था, जो ट्रांजैक्शन हमारी हैश क्रिएट हुआ है उसी के अंदर मैंने इसको क्लिक किया है कि कौन सा मेरा पास कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हुआ है, मैंने इसको क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैं कॉन्ट्रैक्ट पे जाऊंगा, कॉन्ट्रैक्ट में जाने के बाद इधर एक आता है वेरीफाई एंड पब्लिश। वेरीफाई एंड पब्लिश पे मैं क्लिक करूंगा तो ये मेरा पूरा कंप्लीट ट्रांजैक्शन हैश आ गया। फिर मुझसे पूछेगा कि प्लीज सेलेक्ट कंपाइलर टाइप। मेरे पास कंपाइलर टाइप क्या है, सॉलिडिटी सिंगल फाइल है, सॉलिडिटी मल्टीपल फाइल है, या स्टैंडर्ड जेसन फाइल है, या वाइपर का मैंने कोई वर्जन यूज किया हुआ है। अभी तो मैंने सिंगल फाइल यूज की है तो मैं सिंगल फाइल इधर सेलेक्ट कर लेता हूँ। और सिंगल फाइल सेलेक्ट करने के बाद मैं कहता हूँ कि ये पूछता है मुझसे कि कौन सा ओपन सोर्स लाइसेंस आप यूज कर रहे हैं। अब देखें इसके अंदर नो लाइसेंस भी है, यानी कि मैं अपना मॉडिफाइड वर्जन यूज कर रहा हूँ, अनलाइसेंस है, या MIT का लाइसेंस यूज कर रहा हूँ। क्योंकि मैं MIT का लाइसेंस यूज कर रहा हूँ तो मैं MIT सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने इसको सॉरी, अच्छा, इससे पहले मुझे वर्जन डिफाइन करना पड़ेगा। वर्जन लाइक हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया, जो वर्जन पे मैं काम कर रहा हूँ वो 8.7 का है। ठीक है, तो मुझे बताना पड़ेगा किस वर्जन के ऊपर मैंने काम किया है। इसको मैंने वर्जन सेलेक्ट कर लिया, मैं कंटिन्यू करता हूँ। कंटिन्यू करता हूँ तो नेक्स्ट लेवल पे आ जाएगा कि मुझे मेरा जो भी कोड है वो मुझे यहाँ पे इनको बताना पड़ेगा कि भाई ये वाला कोड है जो कि मुझे वेरीफाई करना है। इसका वेरीफाई करने का मकसद ये है कि मैं देखना चाह रहा हूँ कि मेरे पास फंक्शंस कौन कौन से अवेलेबल होंगे, अदरवाइज मुझे फंक्शंस नहीं दिखाएगा।
इन कोड की बेसिस पे क्या करेगा, जितना भी मैंने अपने पास फंक्शन लिखे हुए हैं वो सारे एक्सट्रैक्ट करके मुझे विजिबल कर देगा। मैं इसको कहता हूँ आई एम नॉट रोबोट, वेरीफाई एंड पब्लिश। अच्छा ये एरर आ गई मेरे पास, एरर में यस। अच्छा अभी क्या है, एरर इसलिए आया है, एरर इसलिए आया है क्योंकि मैंने इसमें इधर पूरा कोड को इधर कॉपी नहीं किया हुआ, मैंने इधर डाला हुआ है लिंक, ठीक है ना। इसको लिंक की बजाय अगर मैं पूरा का पूरा कोड इधर डालूंगा तो मुझे ऑटोमेटिकली यहाँ पे वेरीफाई कर देगा। अच्छा इसके लिए मैं आपको क्या करता हूँ, इसमें दिखाने के लिए कि इसमें कौन कौन से इसने कौन से फंक्शन क्रिएट किए हैं, तो आपको जो मैं अगर वेरीफाई करता तो ये जो फंक्शंस मेरे पास इधर नजर आ रहे हैं मेरे कंपाइलर के अंदर, सेम फंक्शन मेरे पास इधर नजर आने लगते जहां पे मैंने इसको वेरीफाई करना चाह रहा था। अच्छा ये फंक्शंस क्या कर रहा है, आपको आपको बता रहा है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं देखना चाहूँ कि ठीक है जी। अच्छा अभी मैं देखना चाह रहा हूँ कि मेरे पास डेसिमल्स कितना है, तो मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये बता देगा कि 18 डेसिमल्स मेरे पास इसमें कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अवेलेबल है। कॉन्ट्रैक्ट का नाम क्या है, मैंने रखा था कॉन्ट्रैक्ट का नाम नोमान टेस्ट, सिंबल क्या था, सिंबल था एन टेस्ट, और टोटल सप्लाई क्योंकि मैंने टोटल सप्लाई दी नहीं थी तो इसमें इसमें 0 दे रहा है। ठीक है, मैं चाहूँ तो इसके अंदर मैं क्योंकि मैंने मिंटिंग का फंक्शन ऐड नहीं किया तो इसके अंदर मैं टोटल सप्लाई अभी ऐड नहीं कर सकता फॉर द टाइम बिंग। तो ये पूरा कंप्लीट आपका जो ERC20 का टोकन की बेस है वो सारी इसके ऊपर डिपेंड करती है। हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि एक डिटेल में और डिस्कशन करेंगे ERC20 को लेके। उसके अंदर हम लोग देखेंगे कि मिंटिंग का फंक्शन किस तरह काम करता है, हम लोग इनिशियल सप्लाई किस तरीके से लेकर आते हैं, और ये पूरा का पूरा कंप्लीट जो कोड है वो किस तरीके से हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं नेटवर्क पे, और नेटवर्क पे किस तरीके से हम लोग डिफरेंट फंक्शंस विजिबल हो सकते हैं हमारे। मैं आपको एक ऐसी कॉन्ट्रैक्ट दिखा देता हूँ जिसमें आपके जो फंक्शंस हैं वो आपको नजर आ रहे होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं जैसे कि मैं अगर कोई आपको दिखाऊं, ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने वेरीफाई किया था, पूरा कॉन्ट्रैक्ट कोड इधर मेरे पास आ गया कि ये वाला कॉन्ट्रैक्ट इसमें वेरीफाई किया है। इसमें मैं देख सकता हूँ कि कौन कौन से फंक्शंस अवेलेबल हैं, इजीली मैं उन फंक्शंस को देख सकता हूँ। जैसे कि आपने नेम के फंक्शंस को उधर देखा, ओनर के फंक्शन को देखा आपने, और सिंबल देखा आपने, तो ये सारे फंक्शंस आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे आपके स्कैन के ऊपर, ईथर स्कैन के ऊपर बेसिकली। इसमें देखें जैसे मिंटिंग का फंक्शन अवेलेबल है, मिंट में इजीली मिंट कर सकता हूँ कितने भी अमाउंट को, जो भी मैं चाहूँ तो। ठीक है जी, तो ये था आज का हमारा ओपन ज़ेपलिन के हवाले से ERC20 का। तो इंशाल्लाह इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, और ERC20 में मैं चाहूँगा कि 2 या 3 सेशंस के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ कि आप लोग अगर कोई आपके पास कॉन्ट्रैक्ट टोकन या बनाने के लिए आता है तो आप किस तरीके से उसको एंटरटेन करेंगे, किस तरीके से उसकी रिक्वायरमेंट गैदर करेंगे, और किस तरीके से अपने आप को अपनी सर्विसेज ऑफर कर सकेंगे। ठीक है जी, if there is any question I'm available for you guys. यस सर। सर मेरा एक सवाल है। जी आवाज आ रही है? जी सर आ रही है आपकी आवाज। सर बेसिकली 2 सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि अगर हम टोटल सप्लाई मिसाल के तौर पे 20 मिलियन देते हैं तो क्या जी इसमें ये जी पॉसिबल है कि ऑनर पहले जो है 2 मिलियन अपने पास रखे और बाकी जो है वो मतलब पब्लिक कर दे? हाँ ऐसे ही करता है, ऐसे ही होता है कि ओनर अपने पास कुछ फंड्स एलोकेट कर देता है अपने पास, कि ये फंड जो है ना मैंने अपने लिए रखे हैं। जाहिर बात है मैं एज ए ओनर मैं चाह रहा हूँ कि रखना चाहूँगा, तो वो दिस इज नॉर्म। ठीक है, और लेकिन इसकी कुछ ना कुछ परसेंटेज जरूरी होनी चाहिए। लाइक अगर उसने 50% या 25% ही सप्लाई अपने पास रख ली और बाकी जो है 75% सर्कुलेट कर दिया, और तो फिर भी एक खदशा रहता है कि ये 25% जो ओनर के पास रह गया है उसको
पुल कर सकता है इजीली। तो एक अच्छा। सर्टेन परसेंटेज ऑफ अमाउंट तो 1% या 2% तो वो नॉर्म है, ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा रखना थोड़ा सा खतरनाक हो जाएगा। ठीक है सर, एक दूसरा सवाल ये था, जैसे इसमें जो बर्निंग का सिस्टम होता है, मतलब मींस ये होता क्या है? मींस हम तो जानते हैं कि ब्लॉकचेन में कोई भी चीज डिलीट नहीं होती, तो ये बर्न कैसे हो जाता है? ये मुझे समझ नहीं आती कभी। बर्न का मतलब ये होता है कि किसी चीज को आपने डिक्रीज कर दिया, कम कर दिया। बेसिकली आप जब कुछ बर्निंग कर रहे होते हैं, इत्तेफाक से मैंने आज एक बर्न तो किया है, होल्ड का है, मैं दिखाता हूँ आपको। आज एक क्लाइंट के लिए मैं काम कर रहा था और उसने बस अगर अवेलेबल होगा तो चलें, इसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। लाइक उसमें आपको जितना भी आपकी सप्लाई होती है, बेसिकली वो जो जितना अमाउंट होता है वो ट्रांसफर हो रहा होता है किसी दूसरे एड्रेस को। और जब आप बर्न की बात करते हैं ना, बर्न इज सेपरेट, इस सेल्फ इज एन एड्रेस। आप, हाँ यस, आप जब किसी को बर्न कर रहे होते हैं, मैं आपको पूरी इसकी ट्रांजेक्शन दिखाता हूँ। ठीक है, ये बर्न का एक स्टैंडर्ड एड्रेस है। बेसिकली कुछ आप रिमूव नहीं कर रहे हैं, कुछ एडिट नहीं कर रहे हैं, कुछ डिलीट नहीं कर रहे हैं, आप अपना अमाउंट एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। और वो जो दूसरा अकाउंट है उसका नाम उन्होंने दे दिया बर्न का, लेकिन वो बेसिकली है कोई अकाउंट कोड ही, वो जा किसी अकाउंट कोड के अंदर रहे, लेकिन इट्स क्योंकि इसका अकाउंट का नाम ही इन्होंने बर्न किया हुआ है, तो बर्न का मतलब वो डेड वॉलेट के अंदर जा रहे हैं, और डेड वॉलेट के अंदर वो कोई इसको यूटिलाइज नहीं कर सकता, इसको यूज नहीं कर सकता कोई। होप मैं आपको क्लियरिफाई कर पाया हूँ इस मामले में। जी सर, समझ गया। जी जी सर, किसी और का कोई क्वेश्चन है तो फिर हम लोग आंसर करें, अदरवाइज। सर मैं रेहान बोल रहा हूँ। मुझे एक जी चीज सर। ये पूछनी है कि ये जो आपने कोड में ऊपर वाले हिस्से में 3 फाइल्स जो इंपोर्ट की हैं, उनके लिंक जो हैं डाले हैं, जी हाँ। तो जब हम किसी को लेट्स सपोज जो है वो कोड बना के देंगे हमारे कस्टमर को, क्लाइंट को, तो उसको इसी तरीके से दिया जा सकता है? ये जो इंपोर्ट में आपने जो लिंक दिए हैं इसी तरीके से लिख के कोड दे नहीं दिया देखें, जाए, या इसमें उस कोड को सारे को उठा के यहाँ पे कॉपी करना होगा? बेसिकली अगर आपको देखें, अगर आप फ्रेमवर्क यूज करेंगे ना ट्रफल का या कुछ और, तब तो जी वो उसमें इजीली क्या करेगा, वो आपको पूरा इन्हीं फाइल्स को ब्रेकअप करेगा और डिफरेंट फाइल्स के स्टैक के अंदर आपको दिखा देगा। लेकिन अगर आप सिंगुलर फाइल बनाना चाह रहे हैं और सिंगल फाइल का आप कोड किसी क्लाइंट को देना चाह रहे हैं, तो आपको कंप्लीट कोड देना पड़ेगा, ये लिंक नहीं चलेगा, लिंक वेरीफाई नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। तो वो आप नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कैसे किया बिल्कुल जाएगा? बिल्कुल, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको पूरा एक प्रिपेयर कर लूंगा पहले ही, ताकि हमारे पास ज्यादा ठीक टाइम है। वो ना हो। क्योंकि सिंपली हमने करना ये, इस लिंक पे जाना है, वहां से कोड उठाना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहूँ कि इस वाले लिंक पे जाता हूँ, और यहाँ पे पेस्ट कर देना स्टेप वाइज। एग्जैक्टली मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। अभी पूरा कॉपी किया, इस लिंक पे गया, और इस लिंक पे जाने के बाद मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ पूरे कोड को। कॉपी किया मैंने, और मैंने इस इंपोर्ट की जगह इसको रिमूव कर दिया, और इस इंपोर्ट की जगह मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है जी, इसको पेस्ट करने के बाद इसको डिलीट कर देता हूँ। क्या कंपाइल करूँगा, ये कंपाइल इसमें 86 में कोई, यस,
मुझे लगता है कि मुझे सारे ही वो करना पड़ेंगे। ठीक है, अब ये क्या करना पड़ेगा कि मुझे सारी की सारी फाइल्स को कंपाइल करना पड़ेगा इधर, ठीक है, नेक्स्ट वरना ये नेक्स्ट मुझे, क्लास में आप बताइएगा। ठीक हाँ है, ये मुझे एरर देना शुरू कर देगा ठीक है, अदरवाइज। नेक्स्ट क्लास में बता दीजिएगा। ओके बिल्कुल बिल्कुल। ओके। तो ठीक है जब हम सर। क्लाइंट को, सर हाँ ये जी। जब हम क्लाइंट को फाइल देंगे तो ये जो फाइल जिसके अंदर जो सिंगल फाइल बनी होगी जिसके अंदर तमाम कोड्स फाइल्स के भी आए होंगे, ये कंप्लीट कोड उसको देंगे क्लाइंट को एज ए बेसिकली फ्री? बेसिकली देखें, क्लाइंट अगर आप जब क्लाइंट के पास डिप्लॉयमेंट करेंगे ना, तो जी क्लाइंट जी को आप पूरा पूरा ये यूआरएल दे देंगे आप अपना। अरे हाँ, मेरे पास ये देखें, वाली ट्रांजेक्शन आ तो गई ना, मैं यही ठीक है। दिखाना चाह रहा था आपको। ये वाली ट्रांजेक्शन देखें, ये क्या किया कि ये मैंने 50% बर्न किया था आज एक क्लाइंट के लिए। ठीक है, ये क्या किया, इस वाले अकाउंट से इस अकाउंट डेड अकाउंट के अंदर चला गया और ये 50% बर्न हो गया। इसका मतलब है ये 100 कॉर्डिलियन था, इसका 500 रह गया, मतलब 50 कॉर्डिलियन रह गया और बाकी इसने बर्न कर दिया, वरना पहले 100 था। ठीक है जी। अच्छा, अब आप जो क्लाइंट को देंगे वो कोड इस तरीके से देंगे कि क्लाइंट जब आप, तो क्लाइंट के पास ये देखें पूरा का पूरा आपका वेरीफाइड कोड अवेलेबल है। ठीक है, तो क्लाइंट इजीली इस कोड को ना सिर्फ क्लाइंट देख सकता है, कोई भी देख सकता है, कोई भी यूज भी कर सकता है इसको। सर ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है इसमें मिंट का फंक्शन भी है? इस वाले फंक्शन के इस वाले कॉन्ट्रैक्ट में, जी इसी में। इस वाले कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मिंट का फंक्शन नहीं है। मतलब अभी अच्छा, तो समटाइम्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिनमें बर्न और मिंट दोनों फंक्शंस होते हैं, तो जी मतलब जी। मुझे उसकी लॉजिक समझ नहीं आ रही होती कि ये, जैसे अभी अगर इस कॉन्ट्रैक्ट में मिंट का फंक्शन होता, 50% आपने अभी बर्न कर दिया, जी लेकिन आप उसे कुछ टाइम के बाद दोबारा मिंट भी कर सकते हैं, नहीं, तो इस वाले मतलब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो मिंट का फंक्शन अवेलेबल नहीं है, तो आप इंक्रीज सप्लाई कर ही नहीं सकते। नहीं मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिनमें बर्न और मिंट दोनों होते हैं, तो जी, अभी फॉर द टाइम बिंग अगर लेट्स सपोज इसमें होता वो मिंट वाला फंक्शन, अभी तो आपने बर्न कर दिया लेकिन थोड़ी देर के बाद आप दोबारा मिंट भी कर सकते हैं, तो मतलब इसकी अगर मिंट लॉजिक का क्या होगी फिर? फंक्शन होता तो, मिंट का फंक्शन होता तो जरूर आप कर सकते थे। नहीं तो इसकी फिर मतलब लॉजिक क्या होगी, मतलब मतलब अगर मैं हमें, चाह रहा हूँ अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि उसकी इन फ्यूचर में सप्लाई इंक्रीज करना, मेरा प्लान है, मैंने अभी आज 1000 टोकन इंट्रोड्यूस किए, मैं चाह रहा हूँ कि एक साल के बाद मैं 2000 उसकी क्वांटिटी कर दूं, तो मेरे पास तो कोई ना कोई ऐसा फंक्शन होना चाहिए ना जिसकी वजह से मैं उसको इंक्रीज कर सकूं, तो वो मिंट का फंक्शन है बेसिकली। जी ठीक है, थैंक यू। सर ये बर्न का मकसद क्या होता है? बर्न का मकसद ये होता है कि आपको एक जो आपके पास क्वांटिटी है, एक स्पेसिफिक क्वांटिटी आप बर्न वाले एड्रेस के अंदर भेजना चाह रहे हैं कि उसको कोई यूटिलाइज नहीं कर सके इंक्लूडिंग ओनर। सर ये लिंक शेयर कर देंगे कौन सा वाला? गिटहब का? गिटहब का सर। गिटहब का मैं कर लेता हूँ। ठीक है जी, बल्कि मैं आपको ये वाला लिंक शेयर करता हूँ। अनुमान भाई, जी सर। एक क्वेश्चन है। अगर हमारी टोटल सप्लाई ही 1 मिलियन है और फिर हमारे पास बन उसका मिंट का फंक्शन भी है, तो क्या हम जी उसको मिंट कर सकेंगे? जी कर सकते हैं। नहीं, अगर टोटल सप्लाई 1 मिलियन है और वो पूरी की पूरी जो है वो अवेलेबल है, करंट हाँ सप्लाई हाँ, भी वही है। मिंट का फंक्शन ही इसलिए, टोटल सप्लाई तो आपकी इनिशियल सप्लाई है ना। ठीक है, अगर आप चाह रहे हैं वो आप मिंट कर दिया तो टोटल सप्लाई आपकी अभी इनिशियल सप्लाई प्लस मिंट जो भी सप्लाई होगी वो आपकी टोटल सप्लाई हो जाएगी। बट सर मेरे ख्याल में तो मिंट वाले फंक्शन में लॉजिक लगी होती है कि ये मिंट वाली सप्लाई जो है टोटल सप्लाई से एक्सीड नहीं कर सकती। नहीं ऐसा किसी किसी जगह पे आप लगा सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग जो कॉन्ट्रैक्ट यूज कर रहे हैं इसके अंदर हम लोगों ने लॉजिक यूज नहीं किए। वैसे ये अगर हम देखें तो ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है एक कि वो लोग इसको क्लियर नहीं करेंगे कि भाई आपने तो आप तो कोई भी सप्लाई जो है एट द एंड क्रिएट कर सकते हैं या ऑडिटर्स अपने रिमार्क्स में दे सकता है कि इसके अंदर मिंट का फंक्शन अवेलेबल है, तो और हार्ड कैप नहीं है कुछ भी। हाँ हाँ, तो इसके अंदर वो मैंने ये बोला ना, मिंट का फंक्शन जो है वो इनकरेज नहीं होता, इनकरेजिंग फंक्शन नहीं होता।
हाँ, अगर हार्ड कैप है फिर आप कह सकते हैं कि क्योंकि आपको स्टार्ट में पता चल जाता है कि इससे ज्यादा इवन मिंट का फंक्शन भी लगा हुआ है तो इससे ज्यादा हो नहीं सकता। जी हाँ, जी हाँ। ओके ओके। ठीक है सर, यहाँ पे फिर हम एंड करते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूसडे को मिलते हैं हम लोग। और कोई अगर कोई क्यूरी हो कुछ हो तो ग्रुप पे पूछ सकते हैं, और वैसे भी हम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइस। सर आपका नंबर शेयर नहीं है, पूछे कैसे? नहीं, ग्रुप पे हम मैसेज डाल सकते हैं ना डिस्कशन के लिए। नहीं सर, वो व्हाट्सएप का जो ग्रुप में मैं ऐड हूँ सर के साथ ही, तो वो उस पे तो चैट बॉक्स बंद है। अच्छा, उसमें आप सर्च करेंगे इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। ठीक है। ठीक है जी, चलें जी, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। वो